जब हम एक कोई बिग ड्रीम लेते हैं एक बिग बिजनेस के लिए, तो हमने देखा था कि हमको जिस भी देश में आप ऑपरेट करना चाहते हो वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज, सोशो कल्चरल इफेक्ट, रिलीजियस और पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन सब का ध्यान रखकर बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम पब्लिक पॉलिसी के बारे में पूरा सोच विचार कर बिजनेस ओपन करेंगे तो हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी, हमारा बिजनेस कभी भी एकदम से स्ट्रिंजेंट मैनर में लॉस में नहीं जाएगा। अब जब आप बिजनेस ओपन करने का सोचते हैं कि मैं बिजनेस ओपन करूंगा तो मुझे बहुत सारे फैसिलिटेटर्स की जरूरत पड़ती है। मैं डायरेक्टली बिजनेस ओपन नहीं करता। जैसे कि सपोज मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया मोबाइल का, अब ये कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, प्रॉब्लम है। रेस्टोरेंट खोल दिया अगर आपने, तो भैया कस्टमर तक आप कैसे पहुंचोगे, किन किन फैसिलिटेटर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें दो लोग आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक आपको फाइनेंस कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा, बैंकर्स होंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा सप्लायर्स जिनको आप पहले से जानते हो अकाउंटिंग एंट्रीज के समय से। ये दो बातें आप जरूर समझते हो, एक लोन लेना और एक परचेजिंग करना। तो भैया हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी मदद करते हैं, बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, बिजनेस को हेल्प करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 3 अलग अलग क्राइटेरिया में हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं 20 डेज प्लेज के लिए, जिसमें हम देखने जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हमको बिजनेस फैसिलिटेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंडली, उसमें से 2 हिस्से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एक है फंडिंग, एक है नॉन फंडिंग। हम उनका पर्पस, उनका फॉर्मेशन, उनका वर्किंग, तीनों यहां देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो आपसे पूछा जा सकता है वो है बिजनेस फैसिलिटेटर कौन है। तो दे आर एज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट दे वर्क फॉर अस फॉर द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो ये आपका पहला एमसीक्यू है। बिजनेस फैसिलिटेटर एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा फॉर्मेट है, एक पूरा मॉडल है, जिसके कारण हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलती है, मेरे को इजीनेस होती है। और आप बहुत छोटे छोटे लोग इसमें जोड़ सकते हो, जैसे कि आप तक गुड्स पहुंचाने वाला रॉ मटेरियल, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने वाला वो भी है, मार्केटिंग करने वाले लोग वो भी आपके लिए फैसिलिटेटर का काम करते हैं, फंडिंग एजेंसीज भी आपके लिए फैसिलिटेटर का काम करती हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी बने यार, इन लोगों का होना भी जरूरी है जब आप बिजनेस को ओपन कर चुके होते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो बिजनेस फैसिलिटेटर सिंपल भाषा में कौन है, हमारे हेल्पर्स। ये हमारा दूसरा एमसीक्यू है। इनके कारण हमारा बिजनेस इजी होता है। हम इन फैसिलिटेटर्स को 3 बड़े क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए जो आपके सामने, यही आपका एमसीक्यू हो सकता है। 3 अलग अलग क्राइटेरिया। टॉपेस्ट लेवल, सबसे ऊपर बैठे हैं हमारे पास फंडिंग और नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईआरडीए, ऐसी अथॉरिटीज जो पूरे सेक्टर, पूरी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है। उससे भी हमें हेल्प मिलती है। कैसे? सपोज आपने अपने बिजनेस में स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, आपका भरोसा है कि जिस दिन मेरे स्टॉक में आग लगेगी कोई इंश्योरेंस कंपनी मेरी हेल्प करेगी। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया, बोले हमारे पास ही पैसा नहीं है भैया, हम हो गए इंसॉल्वेंट, आईआरडीए ध्यान रखता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन हो। इस तरह फंडिंग हो या नॉन फंडिंग एजेंसी, ये टॉप मोस्ट लेवल है हमारी फैसिलिटेटर का। सेकंड लेवल, जिसको हम मिडिल लेवल बोलेंगे, जिसमें हम बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हमारे बिजनेस में ऐड ऑन करते हैं। एआईडी बोला है, हाँ, ऐड ऑन करते हैं, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब हमारे लिए हेल्प करते हैं बिजनेस में। लोएस्ट लेवल, सबसे निचला स्तर कौन सा होगा, वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेवल। मतलब जब आप कस्टमर से जुड़ते हो, जहां पर आपका प्रोडक्ट बिकता है, जहां पे आपकी सर्विस प्रोवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द मेन कस्टमर, जो आपका फाइनल कंज्यूमर है। ये है लोएस्ट लेवल, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लेयर कांटेक्ट। तो ये भी एक एमसीक्यू है, शॉर्ट में इसको पीओसी बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले लोग वो हैं जो मुझे कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो मेरे प्रोडक्ट्स को हेल्प करते हैं, जो मुझे फाइनेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लोएस्ट लेवल पे कस्टमर से कांटेक्ट करने में मेरी हेल्प करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए पीओसी में दिए हैं, वो हैं, सबसे पहला फ्रेट फॉरवर्डर। सर ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जो शिपमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो शिपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पूरा इफेक्टिवली मार्केट तक पहुंचाना, कस्टमर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक पहुंचाने का काम करता है। बेसिकली ये हमको देते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो 2 एमसीक्यू यहां से आ सकते हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर कौन है, हो ऑर्गेनाइज शिपमेंट फॉर द बिजनेस फर्म, ताकि आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक, लोकल मार्केट तक पहुंच सके। ये अपना लास्ट लेयर हुई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेयर। इनका काम है लॉजिस्टिक। सेकंड, इसी तरह एक होता है बिजनेस इंक्यूबेटर और एक होता है बिजनेस एक्सीलरेटर।
इंक्यूबेटर कौन है? इंक्यूबेटर वो व्यक्ति है जो यंग बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को सपोर्ट देता है। इंक्यूबेटर के लिए पहला एमसीक्यू, जो ग्रो करता है यंग बिजनेसेस को, जो हेल्प करता है स्टार्टअप्स को, जो फाइनेंशियल और टेक्निकल सर्विसेज देता है ताकि ये लोग आगे बढ़े। दूसरा है एक्सीलरेटर। गाड़ी में एक्सीलरेटर का काम होता है, गाड़ी तो ऑलरेडी चल रही है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना, मतलब जो बिजनेस ऑलरेडी हैं, जो बडिंग बिजनेसेस हैं, उनका क्विकली एक प्रोडक्ट लॉन्च करवाना, उनको सपोर्ट देना ताकि वो तेजी से सक्सेसफुल हो पाए। तो दो अलग अलग वर्ड भैया, दो अलग अलग एमसीक्यू। पहला बिजनेस इंक्यूबेटर जो कि यंग बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, और दूसरा बिजनेस एक्सेलरेटर जो कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में एग्जिस्टिंग बिजनेस की मदद कर रहा है। नेक्स्ट है साहब फाइनेंशियल कंसल्टेंट। इसका काम बहुत सिंपल है, मुझे कौन सा फंड कहाँ से लेना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मेरी कॉस्ट क्या होगी, मुझे फंड महंगा मिलेगा कि सस्ता, फाइनेंस के अरेंजमेंट कहाँ से होंगे, ये वो व्यक्ति है जो मेरे लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट का रोल प्ले करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं या जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, दे आर नॉट देमसेल्व्स फाइनेंसिंग द अमाउंट। ये लोग फाइनेंस करते नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुझे बैंकर से मिलवाते हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे लिए फंड अरेंजमेंट करने की व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। नेक्स्ट इसी तरह मर्केंडाइजर कौन है? जो मुझे रॉ मटेरियल अरेंजमेंट करके दे, जो मुझे स्टिचिंग मटेरियल अरेंज करके दे, अगर मैं फैशन हाउस हूँ तो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें, पैकिंग मटेरियल इकट्ठा करवा के दे, अलग अलग चीज़ों का इनपुट मुझे प्रोवाइड कर पाए, ही विल बी अ मर्केंडाइजर। तो ये चार लोग का पीओसी में एग्जांपल दिया हमने, लिमिटेड पॉइंट उन्हीं का पढ़ा। अगला क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल सेक्टर में बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जो मैंने लिखी है यहाँ पर, इन द फाइनेंशियल सेक्टर जो इंटरमीडियरीज हैं वो हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या फाइनेंशियल सेक्टर में भी बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं? बिल्कुल होते हैं साहब, जैसे कि एनजीओज, जैसे कि किसान विकास केंद्र, नॉलेज डिसेमिनेशन सेंटर, कोऑपरेटिव बेसिस पे चलने वाली सोसाइटीज, अलग अलग लोग, इंश्योरेंस एजेंट भी उसमें एक है, रिटायर्ड बैंक पर्सन भी एक है जो कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये थे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एक और इंटरमीडियरी का आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, नेफिन्स। आपको पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म लिखो। नेफिन्स का फुल फॉर्म होगा नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडियरी, ये भी आप ध्यान रखना। किसान विज्ञान केंद्र और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इंटरमीडियरीज के रोल में वर्क करते हैं। तो अलग अलग यहां फाइनेंशियल सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात हुई है। अगला क्वेश्चन आता है क्या फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमारे पास इंटरमीडियरीज होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं? तो हाँ मालिक, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि एनजीओज होते हैं, किसान विज्ञान केंद्र होते हैं, एसएचजी ग्रुप्स को हेल्प करने वाले लोग होते हैं, नाबार्ड खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है। कई बार बैंकर्स जो रिटायर हो जाते हैं, बैंक उनको बुला लेती है, अपने एक्स एम्प्लॉयज को बोलती है आप इंटरमीडियरी बन जाओ क्योंकि आपको बैंकिंग सेक्टर का पूरा नॉलेज है। इसी तरह रिटायर्ड पर्सन को इंश्योरेंस कमीशन देने के लिए कई बार इंश्योरेंस एजेंट भी बना दिया जाता है। दे ऑल आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। और भी बहुत सारे रूप हो सकते हैं अलग अलग सेक्टर में, जहां जहां इनकी जरूरत है फाइनेंशियल सेक्टर में, वहां वहां हम इनको इंटरमीडियरीज या फैसिलिटेटर्स का नाम देंगे। एक शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, नेफिन्स। और एग्जाम में अगर नेफिन्स का फुल फॉर्म पूछते तो हम कहेंगे नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एक एसएचजी और वर्ड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये फैसिलिटेटर हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ये जो एग्जाम्पल था ये सिर्फ इसलिए था कि आप समझ पाओ कि फैसिलिटेटर अलग अलग लेवल पे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिसको हमने पीओसी बोला। कंसल्टेंट आ गया, उसमें मर्केंडाइजर आ गया, फ्रेट फॉरवर्डर आ गया, ऐसे और भी लोग इन्वॉल्व होंगे। ये एग्जाम्पल में सिर्फ ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड है वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंट और एक वर्ड है बिजनेस फैसिलिटेटर। ध्यान से सुनना। बिजनेस फैसिलिटेटर जो है ना, एक एजेंट की तरह है जो दो लोगों को मिलवाने का काम करता है, बस उसका और कोई रोल नहीं है। जैसे सपोज मैं किसी बैंक के लिए फैसिलिटेटर का काम कर रहा हूं तो मैं कस्टमर को और बैंक को मिलवा दूंगा, उनका मीटिंग अरेंज कर दूंगा, उनकी लिंक क्रिएट कर दूंगा, ये मेरा काम है। मैं खुद बैंकिंग सर्विसेज नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करस्पॉन्डेंट है तो ध्यान रखना वो खुद बैंक इन पर्सन है। तो ये आपका एक एमसीक्यू है, ध्यान रखिएगा। बैंक इन पर्सन मतलब वो बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकता है, जबकि फैसिलिटेटर सिर्फ लिंक क्रिएट करता है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो ये बड़ा डिफरेंस आप ध्यान रखना। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स आर मोर क्लोजली रेगुलेटेड देन बिजनेस फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर यार सिर्फ एजेंट है, जबकि बिजनेस करस्पॉन्डेंट खुद एक्चुअली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करता है, तो उसको ज्यादा रेगुलेट करना है रेदर देन फैसिलिटेटर। तो दो तीन बातें ध्यान से सुनिए। पहला, फाइनेंशियल सेक्टर में भी फैसिलिटेटर होते हैं, वो एनजीओज हो सकते हैं, किसान विज्ञान केंद्र हो सकते हैं, नाबार्ड जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई रिटायर्ड पर्सन हो सकता है। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का बड़ा अंतर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो होता है
वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज खुद प्रोवाइड कर सकता है, जबकि फैसिलिटेटर सिर्फ लिंकिंग का काम करता है। चलिए साहब, अब बात आती है क्या गवर्नमेंट खुद भी एक बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह काम करती है? हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? देखो, एक तो उनका काम है पॉलिसीज बनाना, ताकि उस हिसाब से इन्वायरमेंट क्रिएट हो इकोनॉमी का, उसी हिसाब से लोग बिजनेस ओपन करें। अब गवर्नमेंट खुद फैसिलिटेटर कब होती है? जब वो कोई लॉ, कोई नियम बनाकर पब्लिक में देती है और उससे बिजनेसमैन को हेल्प मिलता है। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाना, जब हम आज़ाद हुए थे तो पहला एक्ट जो बना था वो था IDRA 1951 में। ये आपने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था। IDRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एनवायरनमेंट बनाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रमोट करना। इसके बाद आई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956। तो ये दो चीज़ें आपको MCQ में पूछी जा सकती हैं। कौन सी पॉलिसी कब आई थी ईयर से? एक 1951 की, एक 1956 की। 1956 की पॉलिसी में गवर्नमेंट फैसिलिटेटर कैसे हुई? जब उन्होंने पब्लिक सेक्टर, लार्ज सेक्टर और SSI तीनों पे ध्यान देना शुरू किया तो उन्होंने एक फैसिलिटी दी कि इस तरह से इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। और 1991 में गवर्नमेंट ने तीसरा फैसिलिटेटर का रोल कब निभाया? जब उन्होंने पॉलिसी बदली, LPG वो लेकर आए। और ये वाली लाइन ध्यान रखना, इसको वाटरशेड डेवलपमेंट के नाम से पहचाना जाएगा। तो वो पूछ सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को किस नाम से पहचाना जाता है? इट इज रिगार्डेड एज द वाटरशेड डेवलपमेंट इन बिजनेस फैसिलिटेशन इन इंडिया। तो गवर्नमेंट भी फ्रेंडली पॉलिसीज बनाती है, बिजनेस फ्रेंडली, इकोनॉमिक फ्रेंडली पॉलिसीज बनाती है अगर, तो भैया हम मानेंगे कि गवर्नमेंट भी हमारे लिए फैसिलिटेटर का काम करती है। और साथ ही साथ देखो, एक तो पॉलिसी बनाना है, ऐसी पॉलिसी जिसमें बिजनेस फ्लरिश हो, साथ ही साथ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जैसे RBI बनाया, सेबी बनाया, CCI बनाया, IRDA बनाया। क्यों बनाऊं भाई? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होना भी जरूरी है, ताकि बिजनेसमैन का, पब्लिक का भरोसा, फेथ बना रहे। तो गवर्नमेंट दो काम कर रही है भैया, पहला पॉलिसी बनाना, दूसरा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना। ये दो काम भी बिजनेस फैसिलिटेटर के रूप में गवर्नमेंट के लिए आप ऑब्जेक्टिव में याद कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कौन से और ऑर्गेनाइजेशन बनाकर हमारी हेल्प की? देखो समझो, एक होते हैं फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक होते हैं नॉन फंडिंग। नॉन फंडिंग मतलब जो पैसा नहीं देंगे, लेकिन वो रेगुलेट करेंगे किसी ना किसी सेक्टर को। नाम बोलते जाओ भैया। एक RBI किसको कंट्रोल करती है सर? पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर को। एक है सेबी जो पूरा कंट्रोल करती है कैपिटल मार्केट को। एक है CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये प्रमोट करती है फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर कंपटीशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, मोनोपोलिस्टिक अप्रोचेस को रोकने का काम ये CCI करती है। IRDA सर पूरा इंश्योरेंस सेक्टर IRDA कवर करती है। तो ये अथॉरिटीज भली फंडिंग ना दें, लेकिन इन नॉन फंडिंग अथॉरिटीज का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। इनके कारण लोगों का भरोसा इंश्योरेंस कंपनी में, बैंक में, फेयर कंपटीशन में, मार्केट्स में बढ़ता है। तो चलिए दो तीन MCQ क्या क्या आ सकते हैं। पहला, RBI आपकी अपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये आप एक MCQ ध्यान रखना। सेबी का काम है सिक्योरिटी एक्सचेंजेस को रिलेट करना। कंपटीशन कमीशन का काम है फेयर प्ले करवाना ऑफ बिजनेस। फोर्थ आप लोगे, ये सब इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं। हाँ साहब बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि IRDA प्योरली इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंश्योरेंस, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कौन है भैया? आपके मेरे मोबाइल के रेट्स एकदम से कंपनी ना बढ़ा दे, ये कौन कंट्रोल करेगा? एकदम से टैरिफ रेट्स ना बढ़ा दें, ये ट्राई देखेगी। तो ट्राई और इंश्योरेंस जो है ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी फैसिलिटेटर हैं, भले ये नॉन फंडिंग है। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपकी ये दो ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका फोर्थ MCQ हो सकता है। फिफ्थ ध्यान से सुनिएगा, एक शॉर्ट फॉर्म है निस्बड। इस निस्बड का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट, वापस से निस्बड, NIES, तो पहले इसका वर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। निस्बड, BUD, बड है बिजनेस डेवलपमेंट। निस्बड का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही EID, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये एक आपका MCQ हो सकता है कि फुल फॉर्म बताओ भैया। ध्यान रखना वो डेफिनेशन में, मतलब वर्ड्स में इधर उधर करेंगे आगे पीछे, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा वर्ड्स क्या है। इन दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में, ये इनका काम है। और देयर आर 30 माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है MSME DI। बोलो फुल फॉर्म MSME DI का, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, ये इसका फुल फॉर्म है MSME DIs। 30 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में किया गया घोषित। ये फंडिंग एजेंसीज नहीं है, लेकिन भारत में हर व्यक्ति अगर नौकरी ढूंढेगा तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नौकरी देना पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमको बिजनेस खुद का ओपन करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर जॉब
सीकर हो गया और जॉब क्रिएटर नहीं है तो हमेशा आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू रहेगा। तो इन इंस्टीट्यूट्स को काम दिया गया, भैया तुम इस सेक्टर को ग्रो करो, लोगों को अवेयर करो, उनकी पॉलिसीज बनाओ, कंसल्टेंसी दो, ये सारी सर्विसेज ये इंस्टीट्यूट देते हैं। ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अलग अलग बोर्ड बनाए। कैसे बनाए, ध्यान से सुनना। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे यहाँ कॉफ़ी अच्छी है, टी अच्छा है, रबर अच्छा है, इसको एक्सपोर्ट किया जाए। यार कैसे बढ़ाए एक्सपोर्ट? तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ट्रेड प्रमोशन बोर्ड्स बना दिए। जैसे टी के लिए, चाय के लिए टी बोर्ड बना दिया, कॉफ़ी के लिए अलग से कॉफ़ी बोर्ड बना दिया, रबर के लिए रबर बोर्ड बना दिया। भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई पर्टिकुलर अपना सेक्टर वो डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बना से हैं, ताकि वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टी वाला बोर्ड जो है, टी बोर्ड जो है वो पूरे चाय बागान वाली जितनी इंडस्ट्रीज है उनको रेगुलेट करेगा, उनके ध्यान रखेगा, उनका प्रॉब्लम्स का, समस्या का निराकरण करेगा, सॉल्यूशन देगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं ये समझा जाएगा, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, उनकी फंडिंग की व्यवस्था देखना, ये उस बोर्ड का काम होगा। तो अगला जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो आता है कई बार ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इंडिया की इमेज बाहर जाकर इन्हांस करते हैं ताकि अपने यहाँ का गुड्स बाहर आराम से बिक सके। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आप लेकर आओ। ये आपका 7th MCQ है। तो दोस्तों ये था रोल ऑफ बिजनेस में एज अ फैसिलिटेटर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या क्या है? पॉलिसी बनाना, रिजोल्यूशंस लाना, रेगुलेशंस बनाना, बॉडीज बनाना, बॉडीज के अलग अलग वर्क डिवाइड करना, उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अभी फोकस में ला रही है। इसीलिए हम अलग अलग सुविधाएं, फैसिलिटीज़ एक बिजनेसमैन के लिए देखते हैं। अभी जो लगातार पिछले 10-15 सालों में काम हुआ वो इसी बात को लेकर ज़्यादा हो रहा है। कोशिश है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि बिजनेस फ्लरिश हो। ये था गवर्नमेंट का रोल एज अ फैसिलिटेटर। अब अपन बड़े बड़े कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। इस चैप्टर का पार्ट है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो अपेक्स बॉडीज़ हैं अपने अपने सेक्टर की। पहला RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन फॉर्मेशन का डेट ध्यान रखना। MCQs क्या क्या होंगे? पहला MCQ, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को ये बना था। क्या इसका एक्ट है? हाँ साहब, 1934 का इसका एक्ट है। ये आपका 2nd MCQ है। तो एक्ट था 34 का, इसीलिए एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट है 34 का, एस्टेब्लिशमेंट 35। फिर 1949 में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो RBI फुल्ली कंट्रोल्ड हो गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका ऑफिस जो है वो है मुंबई में। इसका HO जो है वो मुंबई में है। पहले कहाँ था सर? पहले कैलकाटा में था, बाद में मुंबई शिफ्ट हुआ इन 1937। तो ये आपका तीसरा MCQ। पहले कैलकाटा, अब मुंबई, 1937। इसमें कौन गवर्न करेगा? देखो RBI का होता है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये ध्यान रखना। इसकी वर्किंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू चलेगी और इसका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी RBI एक्ट के अनुसार। तो भैया 3-4 बातें। पहला, एक्ट कब बना? 1934। बॉडी कब बनी? 1 अप्रैल 1935। HO कहाँ है सर? मुंबई है। पहले कहाँ था? कैलकाटा। कब तक? 1937 में शिफ्ट हुआ। गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया 1949 से। गवर्नमेंट इसके बोर्ड को अपॉइंट करेगी एज पर RBI एक्ट। ये 5 बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, रोल ऑफ RBI क्या है? देखो ध्यान से। पहला, ये सेंट्रल बैंक है, ये हम आराम से जानते हैं। ये अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। ये 2 MCQ बहुत इजीली हम यहाँ पर कैटर कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। RBI वो बॉडी है जो पूरा मॉनेटरी स्ट्रक्चर, पूरी पॉलिसीज को कंट्रोल करेगी। RBI बैंक ऑफ द बैंक है, बैंक्स को गाइड करेगी। RBI छोटे से छोटे लेवल पे फाइनेंस अरेंज करने वाले जितने तरह की बैंक्स हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करना, उनको गाइड करना, एज अ फ्रेंड बिहेव करना, ये सब RBI का काम है। तो मैं यहाँ पर MCQ में क्या आ सकता है वो देखेंगे, क्योंकि हमको लिखना तो है नहीं। हम बात करेंगे वो कौन सा वर्ड है जिस पर वो पूछ सकते हैं कि RBI का रोल क्या है। तो पहला वर्ड सेंट्रल बैंक कौन है? हम बोलेंगे RBI। दूसरा वर्ड अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन कौन होंगे? हम बोलेंगे RBI। वो कौन है जो कंपनी की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज डिसाइड करता है, स्ट्रक्चर डिसाइड करता है? RBI। फोर्थ वन, मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? तो ध्यान रखना वापस वर्ड आएगा RBI। इसका पावर है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करे, गवर्नमेंट को एडवाइस करे, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है ये ऑफ ऑल दी कमर्शियल बैंक। तो बहुत प्यारा दोस्त है कमर्शियल बैंक्स का। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अगर है तो वो गवर्नमेंट तो नहीं कर पाएगी, RBI एडवाइस करेगी, वैसे वैसे एक्शंस गवर्नमेंट लेती है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट क्रिएट करना, प्रोटेक्ट करना RBI का ही काम है। अब इसके अलावा फंक्शंस क्या हैं सर? आप जानते हैं सबसे पहले मॉनेटरी मतलब पैसा छापना। अपन छापेंगे घर पे प्रिंटर लगा के दे धनाधन 2-2 हज़ार के नोट? ऐसा तो नहीं होगा। इशू ऑफ बैंक्स नोट किसका काम है? वो भी RBI का रोल है, ध्यान रखिएगा। एक बड़ा पॉइंट, करेंसी इशू करने में क्या क्या RBI नहीं करता? तो ध्यान से देखना, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। करेंसी इशू करना RBI का काम है अदर देन 1 रुपी कॉइन, नोट्स, सब्सिडरी कॉइन्स जिनकी रिलेटिवली वैल्यू या मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो वापस से 1 रुपी कॉइन,
नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स, 3 वर्ड, 1 रुपी कॉइन, नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स जिनकी वैल्यू कम है उसकी करेंसी इशू करने का काम आरबीआई नहीं करती। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट क्यों है भैया? अब आप वर्ड्स पे ध्यान दो, बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की मदद के लिए एक बैंकर के रूप में वो रोल प्ले कर रही है। तो क्या क्या रोल प्ले है? जनरल बैंकिंग बिजनेस जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है वो इन्हीं को संभालना है, इन्हीं को पब्लिक डेब्ट्स मैनेज करना आना चाहिए, इन्हीं को ट्रेजरी बिल्स सेल करना आना चाहिए। ट्रेजरी बिल का शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना, टी बिल्स बोलते हैं। ये टी बिल्स इशू करते हैं मार्केट में ताकि लोग इन टी बिल्स को खरीदें और मार्केट से लिक्विडिटी को खत्म कर दें, सोख लें, एब्जॉर्ब कर लें। तो टी बिल्स इशू करना, टी बिल्स सेल करना ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन्हीं का काम है। नेक्स्ट, एडवांसेस देना सेंट्रल को और स्टेट को, ये भी इन्हीं का काम है। कितने दिन तक के? 90 डेज तक के, मतलब शॉर्ट टर्म 90 डेज तक के एडवांसेस देना भी इन्हीं का रोल है। साथ ही साथ बैंकिंग पे, फाइनेंशियल सेक्टर पे, कमर्शियल इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे ये लोग एडवाइस भी करते हैं। थर्ड, बैंकर्स बैंक, तो ये फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है टू ऑल द कमर्शियल बैंक। सर कंट्रोल कैसे होता है? आरबीआई एक्ट 1934 का यूज करके बैंक्स को गाइड किया जाता है और साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये जो 2 एक्ट हैं इनसे आरबीआई सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज और कंट्रोल करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन से एक्ट का यूज करके, कौन से एक्ट का यूज करके आरबीआई के पास ये पावर्स आते हैं। सारी शेड्यूल बैंक्स को एक मिनिमम सीआरआर रेशियो मेंटेन करना है, आरबीआई ही कंट्रोल करती है कितना क्रेडिट फ्लो मार्केट में रहेगा। तो आरबीआई इनके लिए बहुत सारे गाइडेंस देती है, सीआरआर, एसएलआर रेशियो मेंटेन करना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका यूज कहां होता है। ये आरबीआई बैंकर्स के लिए, यहां पर हम बोलेंगे कि बैंकर्स के लिए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है मालिक, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वापस से सुनो, फॉरेन एक्सचेंज मतलब वापस पैसा, तो याद रखना कैसे, अब पैसे की बात हो रही है फॉरेन करेंसी में, उसका रिजर्व कैसे मैनेज करना वो आरबीआई का काम है। कई बार ये खुद बारो भी करती है आईएमएफ से। इसके अलावा ध्यान रखना, रुपए की वैल्यू डॉलर में या दूसरी करेंसीज में एकदम से गिर न जाए, उसको कंट्रोल करना भी इन्हीं का काम है। तो कॉमन बात, पैसा, पैसे को मैनेज करना, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ पैसा मतलब रुपया, अपना जो इंडियन रुपीज है बोरो करना, ट्रेड बैलेंस मेंटेन करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज करना, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काम आएगा। तो ये 3 वर्ड ध्यान रखना, एक्सटर्नल रुपी, बोरो करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्रेडिट फ्लो को मैनेज करवाना। ये 3-4 वर्ड पैसे से रिलेटेड है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा तो कुछ कॉमन वर्ड्स आखिरी में मैं आपको दूंगा जिससे आप आराम से समझ जाओगे कि आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। 2 तरह के मेथड्स हैं, पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। कई बार हम ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये एक इकलौता एमसीक्यू है इस पॉइंट में से। क्रेडिट क्या शो करती है? क्रेडिट शो करती है परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। भैया परचेजिंग पावर बढ़ानी है कि कम करनी है, यही क्रेडिट कंट्रोलर का काम होता है। तो आरबीआई ये रोल प्ले करती है। इसके अलावा प्रमोशनल फंक्शन, बैंकिंग हैबिट्स लोगों में बढ़े, गांवों में बैंक्स खुले, लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, प्रमोशन करना, डेवलप करवाना, ये सब आरबीआई का काम है। हालांकि अभी अभी ये काम 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड, एक्जिम बैंक और सिडबी को भी दे दिए गए। नाबार्ड काम करता है एग्रीकल्चर के लिए, एक्जिम काम करता है ट्रेड के लिए और सिडबी काम करता है स्मॉल के लिए। ये एक और आपका एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट। 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, वापस से नाबार्ड फॉर एग्रीकल्चर, एक्जिम बैंक फॉर ट्रेड और तीसरा है सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। तो एक तरह से अब आरबीआई वाला काम इन लोगों को अभी हैंडओवर कर दिया गया। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। डाटा वर्ड से याद रखना, आरबीआई पूरे साल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसी के आधार पर आगे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये 7 अलग अलग फंक्शंस, 7 अलग अलग रोल्स आरबीआई प्ले करता है। अब मैं आपको दे रहा हूं एक कॉमन टर्मिनोलॉजी जो देखते से आप समझ जाना कि ये आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर्स पढ़ना शुरू करो भैया। सबसे पहला नंबर बैंकिंग वर्ड आ जाए, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा इकोनॉमिक अफेयर्स, ये 3 वर्ड, फोर्थ फाइनेंशियल, फिफ्थ क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट टर्म्स कुछ भी आ जाए, फिफ्थ के बाद 6th बैंक नोट्स, करेंसी, ये वर्ड्स आ जाएं, टी बिल आ जाए, एडवांसेस वर्ड आए, डेप्ट वर्ड आए, सीआरआर वर्ड आए, इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स। अगर ये कुछ कॉमन वर्ड्स आ जाए मतलब समझ जाना कि ये काम आरबीआई ही अपने रोल में प्ले कर रही है। तो आरबीआई के लिए इतने वर्ड सफिशिएंट हैं किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। आप इन वर्ड्स को और एक बार पढ़ लेना, जितना अंडरलाइन किया इसी में से कोई ना कोई वर्ड आपके एमसीक्यू में आपको जरूर काम आएगा। आरबीआई किस तरह से नॉर्मल फंक्शन के अलावा बिजनेस फैसिलिटेट करती है, उसका सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए वो है करेंसी पॉलिसी। अभी हमने देखा करेंसी वर्ड आ गया मतलब पैसा, पैसा, क्रेडिट, एडवांस, डेब्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, रेट, ये सब वर्ड आरबीआई को ही हिट करेंगे, ये ध्यान रखना।
तो और कुछ याद आ नहीं आए, आपको ये बात से हेल्प मिलेगी कि आरबीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। करेंसी पॉलिसी का सबसे पहला पॉइंट, मोनेटाइजेशन इंडिया में कौन करेगा साहब? आरबीआई। तो फिर उल्टा डिमोनेटाइजेशन भी कौन करेगा? रिसेंटली तो वो भी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन भी आरबीआई की परमिशन के बिना नहीं होगा। तो आरबीआई दोनों काम कर सकती है, मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन और रीमोनेटाइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए। 3 अलग अलग काम करेंसी से रिलेटेड, मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन और रीमोनेटाइजेशन। करेंसी में एक और इंपॉर्टेंट रोल वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। भैया इंडिया और बाहर की करेंसीज जो हैं उसको मैनेज करना, किसी भी मैनर में हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो एक्सचेंज होगी किससे? बाहर की करेंसी की, उसके वैल्यू को, उसके रेट को डिटरमाइन करना, कंट्रोल करना। ऐसा ना हो रुपए की वैल्यू बहुत गिर जाए तो हमको नुकसान होगा, तो उसको मैनेज करने का काम आरबीआई करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखो, रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा, ये है आपका एक्सचेंज रेट जो आरबीआई डिटरमाइन करती है। सेकंड पॉइंट करेंसी के अलावा वो है क्रेडिट पॉलिसी। क्या मतलब सर? अभी हम देख रहे थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के मेथड होते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। मार्केट में फंड ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? इसका सबसे सिंपल तरीका, अगर आरबीआई ने एसएलआर और सीआरआर गिरा दिया तो अचानक मार्केट में फ्लो ऑफ फंड्स बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना, वापस से बोल रहा हूं, सीआरआर, एसएलआर अगर मार्केट में गिरा दिया आरबीआई ने तो फ्लो ऑफ फंड बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ा दिया तो फ्लो ऑफ फंड घट जाएगा। रिवर्स रिलेशनशिप है भैया दोनों बातों में, ये ध्यान रखना। 3 चीजें, सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट। इसके अलावा जब भी ये प्लस या माइनस होगा तो वो कहलाता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट होता है बेसिस पॉइंट पे। सर ये बेसिस पॉइंट क्या है? मान लो आपका आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% और आरबीआई बोलती है हमने इसको 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, तो ध्यान रखना 7.5 में 25 नहीं जोड़ेंगे, 7.5 में 25 बेसिस पॉइंट जोड़ना मतलब 0.25। क्यों? क्योंकि 1% आपका 100 बेसिस पॉइंट शो करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। वापस से, 1% 100 का होता है, वो भी मालूम है, परसेंट बोलती थी 100 आता है। 100 बोलना मतलब 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट होगा। अगर कोई बोलता है 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% का इफेक्ट आएगा। ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन आ जाए तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बढ़ाया तो प्लस कर देना, अगर ये माइनस हो तो घटा देना, लेस कर देना, बस इतनी सी बात है। ये है आपका इंटरेस्ट रेट्स। बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सीआरआर और एसएलआर दोनों क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ पॉलिसी हैं, ये ध्यान रखना। एक मिनट रुकिए, मैं नंबरिंग कर देता हूं इसकी। ये आपका सेकंड एमसीक्यू हो सकता है कि सीआरआर एसएलआर को घटाने या बढ़ाने से फ्लो ऑफ फंड पे क्या असर पड़ेगा। थर्ड, बेसिस पॉइंट क्या होता है, बेसिस पॉइंट में क्या कंसेप्ट है, और इंटरेस्ट रेट बेसिस पॉइंट के आधार पर बढ़ाए या घटाए जाते हैं। सीआरआर और एसएलआर एक और एमसीक्यू, ये दोनों क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, ध्यान रखना, क्रेडिट पॉलिसी के। ये अफेक्ट करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ द बिजनेस, ये ध्यान रखिएगा। क्वांटिटेटिव के अलावा आरबीआई के शस्त्रागार में, आर्मरी में, इसके अलावा एक और शस्त्र है, एक और हथियार है, वो है क्वालिटेटिव मेजर। पर अंतर, क्वांटिटेटिव मेजर विल अफेक्ट ऑल द सेक्टर, क्वालिटेटिव मेजर विल अफेक्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर। ऐसा हो सकता है। बैंक्स को बोल दिया कि तुम किसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करो, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में प्रायोरिटी बेसिस पे लेंडिंग करो, तो अपने आप ही फंड फ्लो रिड्यूस होता है मार्केट से और उस पर्टिकुलर सेक्टर में चला जाता है। ये है आपका क्वालिटेटिव सेक्टर। मान लो उन्होंने बोल दिया कि एमएसएमई को ज्यादा फंडिंग करो, तो ये एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एग्जांपल हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 5th ऑब्जेक्टिव होगा यहां से कि एमएसएमई जो है वो पीएसएल में, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कवर होगी या नहीं। तो 2 तरह के ऑप्शन हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों को आरबीआई समय समय पे यूज करती रहती है। एक और खास फीचर होता है आरबीआई का, वो है आरबीआई बैंक्स को लेंड करती है, मतलब आरबीआई पैसा देती है किसको? अपनी इन कमर्शियल बैंक्स को। वो रेट कहलाता है बैंक रेट। अब ध्यान से सुनना, आरबीआई अगर बैंक रेट हायर रखेगी तो कमर्शियल बैंक्स भी अपना लेंडिंग रेट हायर रखेंगे। तो ध्यान से देखना, ऊपर बोला गया था सीआरआर और एसएलआर अगर बढ़ा तो फंड फ्लो घटेगा, रिवर्स रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपका बैंक रेट इंक्रीज करा आरबीआई ने, मतलब जो बैंक से रेट हो रहा है वो हायर हुआ, तो बैंक्स जब कस्टमर्स को देगी तो वो रेट और हायर होगा। तो ध्यान से देखिएगा यहां रिलेशनशिप कैसी है, बैंकिंग रेट अगर बढ़ा तो लेंडिंग रेट भी आपका बढ़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये इंक्रीज का साइन है दोनों जगह और ये डिक्रीज का साइन है दोनों जगह, मतलब सेम रिलेशनशिप शो करेगा। बैंक रेट बढ़ा लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा, बैंक रेट घटा लेंडिंग रेट भी घटेगा। बैंक रेट कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू द बैंक। इसको डायरेक्टली लेंडिंग भी कर सकते हो और कई बार बिल डिस्काउंट करके भी आरबीआई लेंडिंग करती है, इसीलिए इसका एक और नाम है, वो है डिस्काउंट रेट। तो 2 नाम, एक है बैंकिंग रेट, एक है डिस्काउंट रेट। बैंकिंग रेट द रेट एट विच द बैंक को लेंड किया जाता है बाय आरबीआई, वो रेट कहलाएगा बैंकिंग रेट। अब इसी के अलावा और रिलेटेड कंसेप्ट, एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच द बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई आफ्टर प्लेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान रखना, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है रेपो रेट में।
बैंक जो बोरो कर रही है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, पर उसके लिए पहले आपको प्लेज रखना पड़ेगा सिक्योरिटीज को। रेपो रेट शॉर्ट फॉर्म है किसका? रीपर्चेज रेट का। किसका? रीपर्चेज रेट का। क्या रेपो रेट और बैंक रेट सेम है? ना 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 भैया, ये एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका कि रेपो रेट और बैंक रेट सेम नहीं है, ये अलग अलग हैं। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए दिया जाता है, दिस इज योर 7th एमसीक्यू, जबकि बैंक रेट हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। तो सर रिवर्स रेपो क्या होगा? रेपो था जिसमें बैंक्स बोरो कर रही हैं आरबीआई से, तो आरबीआई लेंडिंग कर रही है ऐसा बोले। ये रेपो रेट था ऑन प्लेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। हाँ, ये बैंक रेट नहीं, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है। रिवर्स रेपो, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई। अब आरबीआई बोल रही है कि हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, पहले बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट दे रही थी, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो, उल्टा हो गया। अब बैंक क्या करेगी? बैंक अपना यहां सरप्लस फंड आरबीआई के पास छोड़ देगी और आरबीआई उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। दिस इज द कंसेप्ट जो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ये थे बैंकिंग स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी आपने यहां पर क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड, जिसमें सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, बेसिस पॉइंट, क्वांटिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डिस्काउंटिंग या बैंक रेट क्या होती है, कब लॉन्ग टर्म और कब शॉर्ट टर्म रेट डिसाइड होते हैं, फंड पे क्या स्थिति आती है। जैसे हमने बोला बैंक रेट बढ़ेगा तो लेंडिंग रेट बढ़ेगा, लेंडिंग रेट बढ़ेगा तो फंड फ्लो मार्केट में कम होगा, लोग कम पैसा लेंगे बैंकों से। इस तरह से गवर्नमेंट या आरबीआई की मदद से, गवर्नमेंट बोल लो, क्रेडिट पॉलिसीज को कंट्रोल करती है, मार्केट में क्रेडिट के फ्लो को मैनेज किया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने वाली 3 संस्थाएं, 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन, तो 3 खास बातें। सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल सिस्टम इन 3 लोगों के भरोसे डेवलप होगा। पहला तो इंस्टीट्यूशंस, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, इंस्ट्रूमेंट मतलब सिक्योरिटीज जो आती हैं फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल मार्केट्स। आरबीआई का काम है इन तीनों को मैनेज करना, ही इज द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई इनको सेंट्रलाइज मैनर में तीनों हिस्सों को कंट्रोल करती है। और एक और खास बात, जो फंड सीआरआर एसएलआर के थ्रू आरबीआई चैनलाइज करती है वो करती है डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया में। ध्यान से देखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फंड आरबीआई स्टिपुलेट करती है एसएलआर सीआरआर के थ्रू, वो चैनलाइज हो जाता है, डेवलपमेंट बैंक को चला जाता है, ताकि डेवलपमेंट बैंक अगेन आगे उसको प्रोसेस करे, उसको फंडिंग करे। तो डेवलपमेंट बैंक के पास फंडिंग आती है आरबीआई के थ्रू, तो आरबीआई चैनलाइज करती है फंड्स को फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग टू डेवलपमेंट बैंक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, थ्रू सीआरआर एंड एसएलआर। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, फंड ट्रांसफर सिस्टम जो कि आज आरबीआई ने बनाया है, वो हम पेपर से डिजिटल इकोनॉमी पे शिफ्ट हो चुके हैं। पहले पेपर बेस्ड था, अब डिजिटल पेमेंट्स आप कर ही रहे हो। जितने पेमेंट्स आप ऑनलाइन कर रहे हो, उसकी फॉर्मुलेशन, उसकी पॉलिसीज, उसका स्ट्रक्चर, मॉडल, सेफ्टी फीचर्स, वो सब किसको ध्यान में रखना है? वो सब आरबीआई को ही ध्यान में रखना है। डिजिटल पेमेंट्स में आ गया आपका कार्ड स्विपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब आजकल यहाँ पार्ट ऑफ द पार्सल है। आपको ये सब नए लगते ही नहीं, क्योंकि आप तो लगातार ऑनलाइन पेमेंट्स कर ही रहे हो। तो ये था आरबीआई का रोल। तो आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको यहाँ लिख के दिए, इनके आधार पर आप ये सारे रिविजन्स कर सकते हो। ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना, दिमाग में बिठाना बात को, क्योंकि ये रोल है। इसके नीचे यहाँ फंक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें मेन फंक्शन इशू ऑफ करेंसी। तो देखो, आप करेंसी देख के समझ जाओगे कि ये आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ बैंकर्स बैंक या कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई होती है, हम जानते हैं। करेंसी पॉलिसी में हम जानते हैं कि ये मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, रीमोनेटाइजेशन, तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेडिट कंट्रोल जो हम करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी में उन्होंने अलग अलग टर्म्स बताया। उसमें बैंक रेट या डिस्काउंट रेट लॉन्ग टर्म होता है, जबकि रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे 2 वीक्स के लिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं होता उसमें। ये छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई, 2 तरह के मेजर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो भैया इतने वर्ड से आप आराम से आरबीआई का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में है 34 का, एस्टेब्लिशमेंट की डेट है 1 अप्रैल 1935। एचओ है मुंबई में, पहले कलकत्ता में था, 1937। बोर्ड होता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इतनी सी बात है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और हम कुछ और नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे और उनके रोल की बात करेंगे। राधे राधे।